अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज यार हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आई मीन दिस इज सो इम्पोर्टेंट दैट इफ यू कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो आप पाकिस्तान अफेयर्स का जो सोशल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है मोस्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो आप इस लेक्चर को जरूर सुने, एंड तक सुने, आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी चीजें पता चलेंगी एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट डोमेस्टिक अफेयर क्वेश्चन इन द पेपर। और इसके अलावा भी आपको जो पाकिस्तान के मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में तो ऑब्वियसली पता होना ही चाहिए। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी पाकिस्तानी, फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ द करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, एंड जो कोई भी पाकिस्तान के बारे में जानना चाहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड अगर हम पीडीएफ की बात करें तो यू कैन गेट द पीडीएफ लिंक फ्रॉम द कम्युनिटी टैब। इसके अलावा मैं फेसबुक पे भी इसका लिंक दे दूंगा। You can also download our PDF lectures from Facebook page। वहां से आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी हमारे लेक्चर डिलीवर्ड हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये बेसिकली डॉन जो न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल आया हुआ था और मलिहा लोधी जो पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थी यूएन में, उन्होंने ये लिखा है। शी इज एमिनेंट राइटर। आई मस्ट से दैट यू मस्ट फॉलो हिम हर इन द न्यूज़पेपर ऑफ डॉन। वो ओकेजनली लिखती हैं लेकिन बहुत ही अच्छा लिखती हैं। इससे पहले भी मैंने उनको फॉरेन पॉलिसी पे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स पे, एजुकेशन पे मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हुई हैं। आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। उन मलिहा लोधी के मुताबिक जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं वो उनको हम 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास है इकोनॉमिक रिवाइवल, दूसरा कंसेंशुअल डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी जो है हमारे यहाँ पे वो कंसेंशुअल नहीं है। वो एक पार्टी कुछ और कह रही होती है और दूसरी कुछ और ही कह रही होती है। लाइक जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद जो पार्टी जीतती है वो तो इलेक्शन के रिजल्ट्स को मान रही होती है, लेकिन जो पार्टियां हार जाती हैं वो कहती हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, इसमें धांधली हुई है। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। कंसेंशुअल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ नहीं है। इसके अलावा स्टेट वर्सेस प्रोविंसेस की भी पॉलिटिक्स चलती है डेमोक्रेसी में। जो नेक्स्ट चीज है वो एजुकेशन है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पब्लिक अवेयरनेस नहीं है तो मसाइल हल नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों को अपने हकूक और फ़राइज़ का ही जब पता नहीं है तो फिर वो चीजें कैसे बेहतर होंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉपुलेशन प्लानिंग। तो पॉपुलेशन प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान को किस तरह प्रॉब्लमेटिक कर रहा है और पाकिस्तान इसको किस तरह एंगेज कर सकता है, वो विल आल्सो डिस्कस अबाउट दैट। शुरू करते हैं इकोनॉमिक रिवाइवल से। पहला जो काम है सबसे ज्यादा वो है जी, पाकिस्तान को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इकोनॉमिक पॉलिसी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी वीक है। पाकिस्तान के कभी पाकिस्तान को इमदाद मिल जाती थी इन द पास्ट, जब पाकिस्तान अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इस्तेमाल करके अमेरिका और दूसरी वर्ल्ड पावर से इमदाद ले लिया करता था। इसके अलावा हाईली डिपेंडेंट ऑन द जो हमारे पास अरब स्टेट्स हैं वहां से हमें ऑयल फ्री में मिल जाता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान इज लूजिंग इट्स हेजेमनी इन द जियोपॉलिटिक्स, और जो अरेबियन स्टेट्स हैं, गल्फ जो स्टेट्स हैं, वो भी अपना जो कंसेंट है विद पाकिस्तान वो लूज कर रही हैं। तो ये भी एक वजह है, क्योंकि पाकिस्तान इज लूजिंग इट्स इस्लामिक वेपनरी बैलेंस जो है। पाकिस्तान पहले क्या था, पाकिस्तान एक स्टेट था जो कि बड़ा ही ज्यादा पावरफुल था इन इट्स मिलिट्री, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, अरब स्टेट्स खुद भी मिलिटराइज हो रहे हैं। तो ये एक रीजन है। अब हमारे पास पॉलिसी नहीं है तो हमें जाना पड़ता है आईएमएफ प्रोग्राम में। ऑब्वियसली हमें उधार चाहिए होता है, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट्स से ज्यादा है। अब जब इंपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा होंगी एक्सपोर्ट से, तो हमें क्या चाहिए होगा, पैसा। पैसा हमें देता है आईएमएफ। आईएमएफ बेसिकली में पैसा नहीं देता, आईएमएफ हमें देता है हमारा जो आप कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट देता है, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक कहते हैं कि हम आपको कर्ज देते हैं। लाइक दिस इज जैसे बैंक आपको कहता है कि कोई गारंटी लेके आए, तो वो गारंटी कौन देता है, पाकिस्तान के केस में आईएमएफ देता है। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। पाकिस्तान सऊदी अरब के पास जाता है पैसे लेने, तो वो कहते हैं आईएमएफ की गारंटी लेके आए। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट।
तो IMF जो है ये पाकिस्तान को $6 बिलियन का खुद कर्ज देता है और इसके अलावा भी पाकिस्तान बेल आउट पैकेजेस लेता रहता है फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ IMF। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ये शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए तो सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल ये नहीं है। उसकी वजह क्या है, पाकिस्तान को एक बाकायदा पॉलिसी बनानी पड़ेगी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको प्लान करना पड़ेगा, अपने टैक्स रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे, क्योंकि जब तक बंदा खुद नहीं कमाएगा, जब तक पाकिस्तान खुद अपने पैसे जनरेट नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान कितना उधार लेगा, दुनिया कितना उधार देगी। तो ये एक मसला है और इस मसले की वजह से, पॉलिसी ना होने की वजह से हम अपना जो हाई बजट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको भी बैलेंस नहीं कर पा रहे। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस रहता है हर वक्त और फिर हमें अल्टीमेटली IMF की तरफ दोबारा जाना पड़ता है। इस तरह पाकिस्तान दुनिया की वाहिद नेशन है जो सबसे ज्यादा दफा IMF के पास गया है, तकरीबन 17 टाइम्स बनता है ये। तो आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान जो 2009 में इकोनॉमिकली बड़ा जो था ना वो डिप्राइव में चला गया था, लेकिन 2020 में कोविड आने के बाद पाकिस्तान के सबसे ज्यादा यानी हिस्ट्री में अगर पाकिस्तान ड्रास्टिकली अगर मसला हुआ है पाकिस्तान को, वो कोविड के दौरान हुआ है। बट लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुकूमत ने उसको संभाल लिया था। लेकिन हम जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो प्रॉब्लम है अनसस्टेनेबल डेमोक्रेसी, उसकी वजह से क्या हुआ है, रिसेंटली 2022 में पाकिस्तान एक्सट्रीम इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया है। इवन के इफ यू नो दैट कि पाकिस्तान इस वक्त जो न्यू क्लासेस आ रही हैं उनके हवाले से जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पब्लिश नहीं कर पा रहा, उनकी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है। इवन के IMF की एक रिपोर्ट है 2020 की, उसमें उसने कहा हुआ है जी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक GDP है पर कैपिटा के लिहाज से वो साउथ एशिया में काफी नीचे, इवन के नेपाल और अफगानिस्तान बस रह जाएंगे, उसके ऊपर पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश और भूटान जैसे जो छोटे ममालिक हैं, इवन श्रीलंका, वो भी पाकिस्तान से ज्यादा इकोनॉमिक पावर रखेंगे इन 2025। तो पाकिस्तान को चैंपियंस ऑफ रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे फॉर इट्स इकोनॉमिक रिवाइवल। अब करना क्या पड़ेगा पाकिस्तान को, पहले तो हमें टैक्स रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। टैक्स टू GDP रेशियो है जो पाकिस्तान की, वो बड़ी स्टैग्नेंट किस्म की, बड़ी कम है, उसको हमें ज्यादा बनाना पड़ेगा। हमें इस प्रोसेस को इक्विटेबल, सिंपल और नेशनली फोर्स्ड बनाना पड़ेगा। यानी कि अभी तक ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यानी आप FBR पे क्लेम कैसे करते हो, कैसे आपने टैक्स देना होता है, यही नहीं पता होता। बाकी चीजों तो बात की बात है कि टैक्स होता कितना है। पहले तो ये प्रोसेस इतना लंबा है कि लोग इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए टैक्स नहीं देते। और दूसरी चीज जो होती है, जो टैक्स एग्जेम्पशंस होती हैं, वो खत्म करना पड़ेगी हमें। सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर क्या है कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स लगा होता है, आप सुई खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है, आप पेट्रोल खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है, इंडस्ट्री खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है। अब इससे मसला क्या होता है, इसलिए मसला ये होता है जो गरीब अवाम है ना उस पर भी वो भी उतना ही टैक्स दे रही है, और जो अमीर इंसान है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है। अब अमीर ने सुई खरीदी है उस पर भी ₹1 टैक्स है, तो गरीब ने सुई खरीद रही है उस पर भी ₹1 टैक्स है। लेकिन जो ओरिजिनल टैक्स स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, उसमें इन्वर्टेड पिरामिड होता है। इन्वर्टेड पिरामिड से मुराद ये है कि आप अमीरों से लेकर गरीबों में पैसा बांटते हैं। तो ये जो सेल्स टैक्स स्ट्रक्चर है, इससे मसला क्या हो रहा है कि हम गरीबों से लेके अमीरों में लगा रहे हैं, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। तो इसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा जो टैक्स की कंप्लायंस है वो भी हमें जो है वो नेसेसरी करना पड़ेगी। यानी कि उनको हमें इस तरह कौमी दायरे में लाना पड़ेगा, बड़े लोगों को, जो रिच लोग हैं तो वो टैक्स दें, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा ओवर टैक्सेशन का जो सिस्टम है, अंडर कलेक्शन का सिस्टम है, इसको भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बारे में बात हो गई है कि जो गरीब है वो जो है वो ओवर टैक्स दे रहा है और जो अमीर है वो अंडर कलेक्शन दे रहा है, अंडर टैक्स दे रहा है। तो पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। अब एनर्जी क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान में, आपको पता है एनर्जी क्राइसिस भी एक बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लेकिन दैट क्राइसिस आल्सो कॉस्टिंग इट्स प्राइस इन द इकोनॉमिक डिप्रेविटी। अब ये किस तरह हो रहा है, ये इस तरह हो रहा है कि हमें अर्जेंसी में जो पावर चाहिए होती है हम उसको महंगे में खरीद लेते हैं, और इस तरह पावर सेक्टर जो होता है वो लॉस में चला जाता है। यानी कि ₹1 जिसकी कीमत जो है, एक चीज है जिसकी कीमत ₹10 है, उसके लिए हम ₹20 दे रहे हैं, तो हम उसको महंगा खरीद रहे हैं।
हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है, और दूसरा हमें एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमें पावर को तो खरीदना ही है, और वो भी हम महंगा खरीद रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पैसे ज्यादा हमारी जेब से जा रहे हैं। तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, हमें इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। जो हमारे लॉस मेकिंग जो हमारी एंटरप्राइजेस है ना, उनको हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए, ताकि हमें क्या हो सके, ये जो पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस है ये हमें मुनाफा दे सके। ठीक है, सिंगल लिबरल बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। हमारे अभी क्या सिस्टम चल रहा है कि पाकिस्तान में अगर आपने कोई बिजनेस लगाना है ना, तो तकरीबन 32 के करीब क्लैरिफिकेशन है जो आपने लेना पड़नी है, यानी 32 ब्यूरोक्रेट्स के पास जाके आपको साइन करवाना पड़ेगा। दिस इज हेक्टिक प्रोसेस, मैसिवली हेक्टिक प्रोसेस। इससे बाहर निकलने के लिए हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसने एक काम जरूर किया था, लेकिन वो भी ऑपरेशनल नहीं हो सकता था। उसको कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन। वन विंडो ऑपरेशन से क्या होता था, एक ही जगह पे आपको ये सारे के सारे फैसिलिटीज अवेलेबल थी, दो के इन्हें रिड्यूस नहीं किया गया था, दिस वाज जस्ट कलेक्टेड एट द वन प्लेस। तो ये एक चीज है। इसके अलावा स्टेट बैंक जो है वो हमारी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो मार्केट को डिसाइड कर सके, मार्केट रेट को, डॉलर एक्सचेंज रेट जिसे हम डेली सुनते हैं ना कि $1 कितने का, वो डिसाइड स्टेट बैंक करे, ना कि फ्री मार्केट करे। अब इसे होगा क्या, इसे होगा ये कि जब स्टेट बैंक को लगेगा कि हमें डीवैल्यू करने की जरूरत है, रुपए को डीवैल्यू कर देंगे। जब उससे लगेगा कि हमें अप वैल्यू करने की जरूरत है, वो क्या करेंगे, वैल्यू अप कर देंगे। हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है दैट इज कंसेंशुअल डेमोक्रेसी। यार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, मुझे जो लगता है। ठीक है, दो के मलिहा लोधी ने इसको दूसरे नंबर पे रखा हुआ है, इस वजह से हम इसको दूसरे नंबर पे ही पढ़ रहे हैं। तो कंसेंशुअल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ जो नहीं है ना डेमोक्रेसी, अब इसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान में या पूरी नेशन में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। अब जब ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, टॉलरेंस नहीं है, कॉन्सेंसस ही नहीं है किसी चीज पे, तो मसला कैसे हल होगा। तो इस वजह से मसाइल इस तरह हल नहीं होंगे। डेमोक्रेसी को सिर्फ बैलेट बॉक्स तक नहीं रखना चाहिए, इसको कॉन्सेंसस तक लेके आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को जो हमारे जो इलेक्शंस हैं उस तक लेके आना चाहिए। इकोनॉमिस्ट इंटेलेक्चुअल यूनिट, ये एक इकोनॉमिस्ट जो अखबार आता है, उसने एक 167 कंट्रीज में सर्वे करवाया था। तो उसमें पाकिस्तान का जो नंबर था वो सरप्राइजिंगली बड़ा ही लो था, वो था 104 आउट ऑफ 167। इंडिया कहाँ पे खड़ा है आप चेक कर सकते हैं, 46 पे। दिस इज द 2021 ये EIU's डेमोक्रेटिक इंडेक्स को कहते हैं। तो इसमें पाकिस्तान नहायत ही गंदा परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने। अगर हम बात करें फेडरल गवर्नमेंट की, तो फेडरल गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। ऑपोजिशन, जो हमारा मसला क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है ना, जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसका क्या नैरेटिव था कि उसने ऑपोजिशन से बात ही नहीं करनी। दिस इज अ बैड नॉर्म एक्चुअली विच दे हैड बिल्ड इन देयर ओन रजीम। उनको ऑपोजिशन के साथ मिलके बात करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जब कंसेंसस होगा पार्लियामेंट में, तब ही तो डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी ना, ऐसे तो प्रिवेल नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जैसे सिंध में अब जो हुकूमत है वो पीपल पार्टी की थी, लेकिन सेंटर में किसकी थी, पीटीआई की। अब ये दोनों जमातें ऑपोजिशन में। अब जब ये ऑपोजिशन में है तो पीटीआई वाले क्या करेंगे, सिंध को डिप्राइव करेंगे थ्रू इकोनॉमी, थ्रू एनीथिंग, थ्रू प्रिविलेजेस। तो ये नहीं होना चाहिए, ये कल्चर बड़ा गंदा है, इसको भी चेंज करने की जरूरत है। उसके अलावा सूबों को भी जरूरत है कि वो फेडरल के साथ मिल के चले। पीपल पार्टी है वो अपना डाटा शेयर नहीं करेगी पीटीआई के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो बड़ा ये भी बुरी चीज है। अगर हम उसके बाद देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लॉज हैं, जो उनके स्टेप्स हैं, वो तमाम के तमाम सूबों को कंसेंट में लेके लगाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा दिल किया वैसे लगा दिए। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में एक और मसला है कि मिलिट्री यहाँ पे जो है ना, अब मैंने कुछ देर पहले बात की थी हाइब्रिड रजीम के बारे में। हाइब्रिड रजीम क्या होता है, बेसिकली जिसमें मिलिट्री या डिक्टेटरशिप प्लस डेमोक्रेसी साथ साथ प्रिवेल कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बिहाइंड द कर्टन जो कंट्रोल कर रहा है पावर, वो क्या कौन होता है, वो बेसिकली मिलिट्री है। और आजकल तो खैर बहुत ही ओपन चीजें हो गई हैं, आपको मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, असल पावर उनकी होती है, असल पावर होनी उनकी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में असल पावर है मिलिट्री के पास,
पॉलिटिकल लीडर्स आर जस्ट पपेट ऑफ द मिलिट्री। तो ये एक जो चीज है इसको एरेडिकेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आर्मी को भी सोचना पड़ेगा कि दैट दे शुड नॉट इंटरवीन इन द पॉलिटिकल सेटअप, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें जानबूझकर आर्मी को पॉलिटिक्स में भी घसीटना नहीं चाहिए। जैसा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, करंट इंक्यूबेंट गवर्नमेंट, वो ऐसा अक्सर करती रही है अपने पिछले अदवार में भी। जैसे पहले दौर इनके 3 गुजरे हैं, उनमें भी ऐसा ही करती रही। 4थी दफा आई है PMLN। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना, कोई भी इशू ऐसा नहीं है जो कि एजुकेशन के बगैर मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कंसेंशुअल जो डेमोक्रेसी है दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 2nd हाईएस्ट होल्डर है ऐसे बच्चों का जो स्कूल नहीं जाते, और उनकी तादाद है 22.8 मिलियन। दिस इज मैसिव, यानी कि 2 करोड़ 28 लाख बच्चे यार, सोचो इसके बारे में। इट मीन्स 44% जो चिल्ड्रन है ना, वो 16 साल के एज के जो 44 चिल्ड्रन है हमारे पास पूरे पाकिस्तान के एज अ होल तकरीबन 50% बन जाता है, वो स्कूल ही नहीं जाते। और इसमें भी तकरीबन 12 मिलियन जो है, यानी कि आधी लड़कियां हैं तकरीबन। ठीक है, और ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और राइट है, जो आर्टिकल 25A में मेंशन है, प्रोविजन ऑफ द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 5 to 16, इसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज यानी कि दिस इज हीनियस। अब ये साइड पे एक पिक्चर है जिसमें पाकिस्तान 94 पे और इंडिया 34 पे है। ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2018 में एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इतनी गंदी है कि पाकिस्तान 94 नंबर पे आता है दुनिया में, जबकि जो इंडिया है वो 34 नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है? स्विट्जरलैंड। और 2018 के बाद अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट निकाली नहीं, इस वजह से यही रेफरेंस मैंने दिया है। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये जो है पाकिस्तान पैसे कितने खर्च करता है एजुकेशन पे, लोएस्ट इन साउथ एशिया। ठीक है, 195 कंट्रीज जो हैं पूरी दुनिया में, उनमें सिर्फ 14 कंट्रीज ऐसे हैं जो पाकिस्तान से कम पैसा खर्च करते हैं एजुकेशन पे, वरना सारे के सारे ममालिक एजुकेशन में पाकिस्तान से ज्यादा ही खर्च करते हैं। पाकिस्तान अपने GDP ग्रोथ का तकरीबन 2.6%, इससे भी शायद कम खर्च कर रहा है इस वक्त एजुकेशन पे। ऐसे तो मसाइल हल नहीं होंगे। इससे पाकिस्तान की जो यूथ है दे आर गोइंग होपलेस, दे आर गोइंग जॉबलेस। और इसकी वजह क्या है? ये सबसे बड़ी एक तो वजह ये है कि लो स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन विच अफेक्ट्स अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड विच अल्टीमेटली इंसेप्ट्स द करप्शन परसेप्शन इन द एजुकेशन सेक्टर। और फिर इससे प्राइवेट माफिया डोमिनेट कर जाता है। प्राइवेट माफिया जब डोमिनेट करता है तो फिर वो एक्सप्लॉइट करता है लोकल जो हमारा मिडिल क्लास स्टूडेंट है उसको, यानी कि उससे पैसे लेता है। तो इसमें भी पाकिस्तान को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है तकरीबन 224 मिलियन, यानी कि 22 करोड़ के करीब बनती है, 22 करोड़ 40 लाख के करीब, जो कि दुनिया में 5वीं सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन 2040 तक ये कितनी हो जाएगी? 302 मिलियन, यानी कि 30 करोड़ के करीब। और जो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2% के करीब जा रहा है, यानी कि 2% से मुराद ये कि हर साल 102, यानी कि 100 के मुकाबले में 102 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी सम। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि इंडिया का 1 पे जा रहा है तकरीबन, श्रीलंका का भी तकरीबन इतना ही 1.5 पे जा रहा है। सेम इज द केस विद बांग्लादेश, वो भी कम जा रहे हैं। इनफैक्ट उनकी हमसे ज्यादा होनी चाहिए थी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के लिहाज से 1971 के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा आगे जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या एनुअल ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, तो ये जो फिगर है दिस आर हॉरिफाइंग एक्चुअली, अगर आप इन्हें समझते हैं तो। इसके अलावा हमारा जो 64% पॉपुलेशन है वो अंडर 30 है। अंडर 30 से मुराद है कि दे आर वर्किंग पॉपुलेशन। अगर वो वर्किंग पॉपुलेशन उनको जॉब्स भी चाहिए होंगी, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन तक पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 14 लाख जो न्यू जॉब्स हैं वो प्रोड्यूस करने की जरूरत है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान में हर साल क्या हो रहा है? 4 मिलियन यंग पीपल हैं जो कि वर्किंग पॉपुलेशन में शामिल हो रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। अब इसके अलावा भी हमारे पास फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मसाइल हैं, वाटर स्कार्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, और साइबर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हमारे पास प्राइवेट सिक्योरिटी के मसाइल हैं। बट दे आर
They are something like first world problems in front of these 4 particular problems. इसलिए पहले इन 4 प्रॉब्लम्स को हल करना बहुत ही जरूरी है. दिस इज एक्चुअली टेस्ट ऑफ आवर लीडरशिप, ऑफ आवर पॉलिटिकल सेटअप, के वो किस तरह हैंडल करते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि ये कब सही चीजें होती हैं और कब पाकिस्तान तरक्की की राह पे चलेगा. इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसा होगा. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन दिस मैटर कि पाकिस्तान जल्द ही तरक्की करे हुए. इससे ज्यादा नीचे पाकिस्तान जा नहीं सकता, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता. इससे कम कहाँ पे पाकिस्तान जाएगा. तो दिस इज समथिंग लाइक दैट. अदरवाइज होप नहीं है मुझे, किसी भी उम्मीद नहीं है किसी भी लीडर से कि वो मुल्क को लेके चल सकता है. खैर देखते हैं क्या बनता है. इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर होंगी. आप लोग पढ़े, दिल लगा के काम करें. यू शुड बी इन योर इन्वॉल्व्ड इन योर एजुकेशन. कायदे का एक गोल है वर्क वर्क वर्क. तो यही बस करते रहे, वर्क करें और पाकिस्तान को सर्विस दें. एट द लास्ट सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा इसका लिंक. आपको फेसबुक पेज पे भी लिंक मिल जाएगा PDF का. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. और अगर आपने इसको मुकम्मल आर्टिकल को पढ़ना है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ द आर्टिकल. अदरवाइज आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ द आर्टिकल इन माय कम्युनिटी टैब. आप वहां से भी पढ़ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.